हम क्लास 10th में फिजिक्स का एक चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है इसकी अगर हम बात करें तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी है हमारे लिए एक तरीके से सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारे लिए क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। और इस सोर्स ऑफ एनर्जी को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर हम अपने स्कूल्स में यूज़ हो जाएंगे, हॉस्पिटल्स में, इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये जो है सोर्स ऑफ एनर्जी है। और यहाँ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को वर्क करवाने के लिए अलग अलग जगह यूज़ होता है। ठीक है, घरों में आपके जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो किस एनर्जी से चल रही है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। ठीक है, और मेट्रो भी आप कह सकते हैं, तो मेट्रो भी जो है आपकी वो भी किससे रन कर रही है, तो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या हो गया, एक तरीके से सोर्स ऑफ एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को अपनी वर्किंग करने के लिए क्या है, यूज़ होती है। अब जो इलेक्ट्रिसिटी है इसको हमने क्या किया है, दो कैटेगरी में क्लासीफाई कर दिया। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जो है तो इसे हमने क्या है, दो कैटेगरी में क्लासीफाई किया है, या आप इसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के दो टाइप्स हैं। तो एक जो नाम आता है वो कौन सा है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एक जो इलेक्ट्रिसिटी की ब्रांच कह सकते हो आप या टाइप्स कह सकते हो, तो वो कौन सी है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और दूसरी जो इसकी टाइप है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक वर्ड का ही मीनिंग होता है कि रेस्ट, और हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कह रहे हैं तो वो वाली इलेक्ट्रिसिटी जिसमें जो चार्जेस हैं वो किस पे होंगे, रेस्ट पे होंगे। ठीक है, मतलब चार्जेस तो होंगे लेकिन वो इधर उधर मूव नहीं कर रहे होंगे, किस में होंगे, रेस्ट में होंगे। तो वो वाली इलेक्ट्रिसिटी कौन सी कहलाती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसका एग्जांपल हम समझ लेते हैं कि आपने क्या है, कॉम्ब ले लिया और उसे अपने ड्राई हेयर पे रब कर दिया। ठीक है, तो कॉम्ब को लेके आपने अपने हेयर पे क्या किया, रब किया, और आफ्टर रबिंग क्या होता है, वो कॉम्ब जो है पीसेस ऑफ पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उस कॉम्ब में क्या आ गए, चार्ज आ गए, लेकिन वो चार्जेस फ्लो नहीं कर रहे हैं, वो चार्जेस मोशन में नहीं है, वो चार्जेस किस में है, रेस्ट में। और वो रेस्ट पे जो चार्जेस है वही पीसेज ऑफ पेपर को अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट। तो ये वाला जो एग्जांपल मैंने आपको बताया ये किसके अंडर आएगा, तो ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आएगा। ठीक है, अब दूसरा जो है वो कौन सा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो चार्जेस होंगे वो रेस्ट पे नहीं होंगे, वो किस में होंगे, मोशन में। तो घरों में जो हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमने स्विच ऑन किया, और स्विच ऑन करते ही उन इलेक्ट्रिक वायर्स पे चार्जेस फ्लो करने लग जाते हैं, मोशन करते हैं, मूव करते हैं, और तब जाके ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस काम करती हैं। तो हमारे आसपास जो हमें दिख रहा है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की वर्किंग, वो किसके अंदर आएगी, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आएगी। ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस रेस्ट पे होंगे, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो है चार्जेस किस पे होते हैं, मोशन पे। तो हमने इस चैप्टर में सारा का सारा कंसेप्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी का पढ़ना है, पर करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है इसलिए मैंने आपको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी समझा दिया। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी में हम कह रहे हैं चाहे वो स्टैटिक हो या करंट, हमने क्या कहा, चार्जेस की बात की है। ठीक है, अगर आप ध्यान दें तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में भी हमने किसकी बात की, चार्जेस की। करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी हमने किसकी बात की, चार्जेस की। मतलब कोई सी भी इलेक्ट्रिसिटी हो उसकी जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, जो बेसिक क्वांटिटी है जिस पे पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड है, वो कौन है, चार्ज। तो आइए अब हमने जो है इस चार्ज के बारे में देखना है कि ये क्या होता है। तो चार्ज की अगर हम बात करें तो मैंने आपको जैसे कहा ही कि चार्ज क्या है, फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटी ऑफ किसकी, इलेक्ट्रिसिटी की। तो यही हम इसे डिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं कि इट इज़ द फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो पूरा का पूरा बेस बनाता है इलेक्ट्रिसिटी का। जैसे आपको याद होगा 9th में हमने पढ़ा था कि सेल इज़ द फंडामेंटल, ठीक है, यूनिट ऑफ लाइफ, या सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेम वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी चार्ज ही पूरा का पूरा बेस है, और इसी से इलेक्ट्रिसिटी कंस्टिट्यूट होती है। अब चार्ज तो हमने समझा, अब इसकी एसआई यूनिट, ठीक है, तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो आप देख लीजिए क्या होती है, कूलाम्ब होती है। तो कूलाम्ब, और इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल
सी से, ठीक है। तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होगी, कूलम्ब हो जाएगी, कैपिटल सी से हम रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें कि 1 कूलम्ब अगर हमारे पास चार्ज है, कभी आपको आ गया क्वेश्चन डिफाइन 1 कूलम्ब, ठीक है, तो 1 कूलम्ब चार्ज अगर आपने डिफाइन करना है तो हम कहेंगे कि द चार्ज कंस्टिट्यूटेड बाय 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स इज 1 कूलम्ब। कहने का मतलब 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आप ले लीजिए, ठीक है, और उसके कारण कितना चार्ज प्रोड्यूस होगा या उसके कारण कितना चार्ज होगा, तो 1 कूलम्ब होगा। तो डिफाइन 1 कूलम्ब में जैसे मैंने कहा कि क्या हो जाएगा, द चार्ज प्रोड्यूसेस बाय कितना 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन इज 1 कूलम्ब, ठीक है। अब चार्ज क्वांटिटी कैसी है, तो ये हमारे लिए स्केलर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड है, लेकिन हम इसका डायरेक्शन कंसिडर नहीं करते हैं, तो ये हमारे लिए स्केलर क्वांटिटी है। अब जो है हमने जो है यहाँ पे क्या करना है, तो ऊपर हमने 1 कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन है वो देखा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज बता दिया आपको, क्योंकि आगे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे और उन न्यूमेरिकल्स में जो है ये वैल्यू हमारी यूज़ होगी। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन का क्या है, चार्ज है। और वही 1 कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो वैल्यू आपको यहाँ पे ऊपर दिख रही है। ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये राउंड अप वैल्यू है, ठीक है। इसमें पॉइंट के बाद भी कुछ आता है, 0.25 आता है, तो उसे इग्नोर किया गया है। तो इतने इलेक्ट्रॉन के कारण 1 कूलम्ब चार्ज, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी यहाँ पे क्या किया, देख लिया। अब जो है चार्ज के भी हमने टाइप्स देखने, ठीक है। तो चार्ज के टाइप्स की अगर हम बात करें, किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर कोई चार्ज है, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस पे अगर कोई चार्ज है, तो या तो उसमें पॉजिटिव का चार्ज होगा या फिर उसमें नेगेटिव का चार्ज होगा, ठीक है। या तो उस पर किसका चार्ज होगा, पॉजिटिव का चार्ज होगा, या फिर उस पर किसका चार्ज होगा, नेगेटिव का चार्ज होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है, उसमें कोई चार्ज ही नहीं है, तो उसके पीछे एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि उसमें जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही उस पर कैसे चार्ज है, नेगेटिव, ठीक है। प्लस का 10 कूलम्ब, माइनस का 10 कूलम्ब, दोनों चार्जेस अंदर प्रेजेंट थे पर इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट थे, कैंसल आउट हो गया, इसलिए वो ऑब्जेक्ट कैसा हो गया, न्यूट्रल। तो चार्जेस तो दो तरीके के हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। लेकिन कोई ऑब्जेक्ट अगर न्यूट्रल होता है तो उसकी दो पॉसिबिलिटी है, या तो उसके अंदर कोई चार्ज हो ही ना, या फिर उसमें ये दोनों चार्जेस हों लेकिन इक्वल अमाउंट में, ठीक है। तो ये जो है टाइप्स ऑफ चार्ज हो गए। अब टाइप्स ऑफ चार्जेस से रिलेटेड कुछ एक्टिविटी थी, तो वो एक्टिविटी यहाँ हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक हमने एग्जांपल जो लिया, ग्लास की रॉड ले ली, ठीक है, ग्लास की रॉड ले ली और एक सिल्क क्लॉथ ले लिया, ठीक है, ग्लास की रॉड और सिल्क क्लॉथ। अब दोनों में इनिशियली कोई चार्ज नहीं था, न्यूट्रल थे दोनों। हमने क्या किया, ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को आपस में क्या कर दिया, रब कर दिया, ठीक है। ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को आपस में रब कर दिया। आफ्टर रबिंग हमने देखा कि ग्लास रॉड पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और सिल्क क्लॉथ पे कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आया और सिल्क क्लॉथ पे कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो दो ही टाइप के चार्ज है। सेम ऐसे ही हमने दूसरा एग्जांपल लिया, इवनाइट रॉड, ठीक है, ये थोड़ा प्लास्टिक रॉड होता है, प्लास्टिक जैसा मटेरियल होता है। तो इवनाइट रॉड को हमने रब किया वुलन क्लॉथ के साथ। तो इनिशियली इवनाइट रॉड में भी कोई चार्ज नहीं था, इनिशियली वुलन क्लॉथ में भी कोई चार्ज नहीं था, लेकिन आफ्टर रबिंग देखा गया तो इवनाइट रॉड में नेगेटिव चार्ज आ गया और वुलन क्लॉथ में जो आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो ये एक्सपेरिमेंटल बेस कंसेप्ट है कि ग्लास रॉड में पॉजिटिव चार्ज आएगा और सिल्क क्लॉथ में क्या आएगा, नेगेटिव। और वही इवनाइट रॉड को जब वुलन क्लॉथ के साथ रब करेंगे तो इवनाइट रॉड में क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और वुलन क्लॉथ में कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब जो एक कंसेप्ट है वो आपको पता होगा, अगर दो ऑब्जेक्ट में पॉजिटिव चार्जेस है दोनों में, या दो ऑब्जेक्ट में नेगेटिव चार्जेस है दोनों में,
तो क्या होगा, तो रिपल्सन होगा। अगर दो ऑब्जेक्ट में सेम या लाइक चार्जेस होते हैं तो वो आपस में क्या करते हैं, रिपल करते हैं। और वही अगर अपोजिट चार्जेस होंगे, एक में पॉजिटिव और एक में नेगेटिव, तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो एक कंसेप्ट जो यहाँ पे हमने देखना है, अब वो हमारे लिए कौन सा आ जाएगा, तो कंसेप्ट यही है कि लाइक या सेम चार्जेस रिपल ईच अदर। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव को रिपल करेगा, लेकिन अनलाइक अपोजिट चार्जेस वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट ईच अदर। पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो ये एक कंसेप्ट है। अब यहाँ मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ और उस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखने हैं। तो मैंने एक फॉर्मूला जो है आपका नॉर्मली बना दिया है ताकि आपको यूनिटरी मेथड से कैलकुलेशन ना करना पड़े, आपको थोड़ा कन्वीनियंट रहे। तो किसी भी बॉडी पे जो टोटल चार्ज होगा, किसी भी बॉडी पे जो टोटल चार्ज होगा वो किसके इक्वल होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू में चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कि भाई टोटल चार्ज चाहिए तो एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आ जाएगी आपकी टोटल चार्ज। ठीक है, एक पेंसिल आपने खरीदा और उसकी कॉस्ट मान लीजिए 5 रुपीज़ थी। अब कहा गया आप 15 पेंसिल खरीद रहे हो, कॉस्ट बताओ, तो टोटल कॉस्ट इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ पेंसिल जो आप परचेज कर रहे हो इनटू में कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। ठीक है, तो एक पेंसिल की मैंने कॉस्ट कही 5 रुपीज़, मैंने कहा 15 पेंसिल लिए, टोटल कितने पैसे दिए, तो 5 इंटू 15, तो कितना आ जाएगा 75। ऐसे ही ये फॉर्मूला है। एक इलेक्ट्रॉन का हमें चार्ज पता है, ऊपर मैंने आपको वैल्यू बताई थी, और हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए होंगे, तो हमने दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या ले आना है, टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी। और इसी को मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है, तो टोटल चार्ज ऑफ अ बॉडी को मैंने रिप्रेजेंट किया Q से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैंने रिप्रेजेंट किया N से, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन को मैंने रिप्रेजेंट किया है E से। ठीक है, तो न्यूमेरिकल में E तो हमेशा हमें पता है, वो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, वो वैल्यू कांस्टेंट है, फिक्स है, वो हमेशा पता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अब क्वेश्चन में या तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन होगा तो हमें टोटल चार्ज ऑफ अ बॉडी निकालनी होगी, या फिर हमें टोटल चार्ज ऑफ अ बॉडी दिया होगा, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल आगे हम करेंगे। अब यहाँ हमने जो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी, ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी बेस्ड ऑन चार्ज, तो इस इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस पे हमने जितने भी सबस्टेंस होते हैं उसे 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया है। ठीक है, याद रखिएगा इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस पे किया है। आगे हम ऐसा ही क्लासिफिकेशन फिर देखेंगे, और वो ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस के बेसिस पे करेंगे। तो वहाँ 3 नाम आएंगे, यहाँ पे अभी फ़िलहाल 2 नाम है। तो एक नाम आता है कंडक्टर और दूसरा नाम कौन आता है, इंसुलेटर। तो कंडक्टर हमें पता है कोई सा भी सबस्टेंस जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है इजीली, तो वो क्या कहलाता है, कंडक्टर। तो कंडक्टर आर द सबस्टेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो। ठीक है, तो जितने भी मेटल्स हैं सब में फ्री इलेक्ट्रॉन और सब के सब इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। तो ये ऑल मेटल्स आर क्या हो जाएंगे, कंडक्टर। फिर वही ग्रेफाइट है, तो ये नॉन मेटल, कार्बन का एलोट्रॉप है। ठीक है, आप हम वो केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, चैप्टर 4 होगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो वहाँ पे ग्रेफाइट का नाम आएगा। तो ये ग्रेफाइट कार्बन का क्या है, एलोट्रॉप्स है, और कार्बन का ये एक फॉर्म है और पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। हमारी बॉडी भी जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, कंडक्टर का काम करती है, हमारी बॉडी में से भी करंट फ्लो होता है। ठीक है, आप एक और एग्जांपल कहना चाहे तो हम वाटर भी लिख सकते हैं कि वाटर भी जो है वो क्या होता है, किसका काम करता है, कंडक्टर। लेकिन एकदम प्योर वाटर नहीं, उसमें कुछ ना कुछ सॉल्ट या आयंस प्रेजेंट होने चाहिए। एकदम प्योर वाटर जो है वो बैड कंडक्टर होता है, कंडक्ट नहीं करता। अब दूसरी जो कैटेगरी है, ये तो हो गया हमारा कंडक्टर। अब दूसरी जो कैटेगरी है ये क्या है, तो इंसुलेटर है। तो ये जो इंसुलेटर है इसकी अगर हम बात करें तो वैसे वाले सबस्टेंस जो मर्जी कर लो उनमें से करंट या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। तो आर द सबस्टेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी, तो वो कौन हो जाएंगे, इंसुलेटर। ठीक है, तो आपका रबड़ है, प्लास्टिक है, ग्लास है, वुड भी है, लेकिन ड्राई होना चाहिए। ठीक है, अगर वुड में पानी
मतलब लकड़ी अगर गीली ले लो आप तो फिर वो कंडक्ट करेगी इलेक्ट्रिसिटी, पर अगर ड्राई वुड है, पानी कंटेंट नहीं है, तो वो भी क्या होता है, इंसुलेटर का काम करता है। आइए अब न्यूमेरिकल देखते हैं। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, टोटल चार्ज इक्वल टू में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू में चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और सिम्बो मैथमेटिकल फॉर्म उसका Q इक्वल टू में क्या है, Ne। अब यहाँ पे पहला न्यूमेरिकल, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है ये, ध्यान रखिएगा। ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कह रहा है कि भाई टोटल चार्ज आपको कितना दिया हुआ, ध्यान से देखिए, 1 कूलम ऑफ चार्ज दिया है, और निकालना क्या है हमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है और टोटल चार्ज है 1 कूलम। तो पहले मैं इसे आपके लिए यूनिटरी मेथड में सॉल्व कर देता हूँ, और फिर हम वो डायरेक्ट जो मैंने फॉर्मूला लिखा था आपके लिए Q इक्वल टू Ne, उससे भी सॉल्व कर दूंगा। तो इसमें अब हम देखते हैं, तो हमने सॉल्यूशन करना है। तो द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये आपको वैल्यू याद रखनी है, ठीक है। कितनी है एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इसे मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, अभी मैंने लिखा एक इलेक्ट्रॉन का इतना चार्ज, तो इसे मैं रिवर्स वे में भी कह सकता हूँ, इतने चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। ध्यान से सुनिए, इतने चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन। तो वो हम यहाँ पे लिख देते हैं रिवर्स करके। तो अब हमने यहाँ पे क्या है, नाउ इफ चार्ज इज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1, ठीक है। ऊपर जो लाइन लिखी है उसी को रिवर्स करके हमने यहाँ पे इसे लिख दिया। अब मुझे जो इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना है वो इतने चार्ज में नहीं करना है, इतने चार्ज में तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। मुझे जो फाइंड आउट करना है वो 1 कूलम चार्ज में फाइंड आउट करना है। तो अब मैं क्या लिखूंगा कि यहाँ पे जो चार्ज है कितना है, 1 कूलम, और उसमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देख लीजिए, सो इफ चार्ज इज कितना, 1 कूलम, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा। तो ये जो टर्म है, ये जो वैल्यू है, ये डिनोमिनेटर में जाएगी, ठीक है। मैथ्स में भी आपने कैलकुलेशन किए होंगे, इतने कूलम में एक इलेक्ट्रॉन, तो 1 कूलम में कितना होगा, तो 1 अपॉन में ये वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और इंटू में जितने का निकालना है, तो 1 का ही निकालना है, इसलिए यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ये 1 कौन है, तो ये रहा, आ गया। अब हमने यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है, तो कैलकुलेशन सीधा सा है, 1 इंटू 1 जो है वो तो 1 है, डिनोमिनेटर में 10⁻⁻19 है, उसे न्यूमरेटर पे जब हम लेके जाएंगे तो वो 10⁻+19 हो जाएगी। तो देख लीजिए 10⁻+19, नीचे डिनोमिनेटर में अब सिर्फ क्या रह गया, 1.6। अब हमने क्या किया, ये जो 10⁻19 है, मतलब 10 कितनी बार है, 19 बार, तो एक 10 हमने अलग लिख लिया और 10⁻18 अलग लिख दिया, ठीक है। ये 10⁻19 को ही हमने स्प्लिट करके लिखा है, एक 10 हमने ले लिया और 10⁻18 रह गए, नीचे है 1.6। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, किसे, 10/1.6, डेसिमल हटाओगे आप, ऊपर हो जाएगा 100, नीचे होगा कितना, 16, और 100 को 16 से आप डिवाइड कर लेना, आप रफ में करके देख लेना, तो कितना आ जाएगा, 6.25, और साथ में क्या था, 10⁻18। तो यहाँ पे 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो 6.25 इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 18, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन जो है सॉल्व कर दिया। अब इसी कैलकुलेशन को अगर मैं दूसरे तरीके से करूं, जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखा था उससे करूं, तो देख लीजिए कैसे होगा यहाँ पे। अब तो हमने यहाँ पे क्या है, मैं और करके लिख देता हूँ, ये अब हम यहाँ पे दूसरे तरीके से कर रहे हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के। तो इस देखा जाए तो टोटल चार्ज हमें कितना दिया है, ठीक है, टोटल चार्ज हमारा 1 कूलम है, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है हमने उसे ई से लिखा था, कितना होता था, तो एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो हमारे लिए होता था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। यही वैल्यू होती है एक इलेक्ट्रॉन की। और हमें क्या कह रहा है, क्या फाइंड आउट करिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमने जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, तो फॉर्मूला आपको पता है, हमने क्या लेना है, Q इक्वल टू में N इंटू में E, ठीक है, N इंटू में E। अब हमें यहाँ निकालनी किसकी वैल्यू है, तो हमें यहाँ पे जो वैल्यू निकालनी है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की निकालनी है, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की हमने यहाँ वैल्यू निकालनी है,
तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है, n का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, तो q इक्वल टू n इंटू में e है, और n कितना हो जाएगा, q अपॉन में e हो जाएगा आपका, ठीक है। देख लीजिए n के साथ e मल्टीप्लाई में था और वो e अपॉन में गया तो q के अपॉन में e आ गया। अब हमने दोनों की वैल्यू रखनी है, तो कैपिटल Q टोटल चार्ज 1 कूलम है, ठीक है, और अपॉन में एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। तो ये जो है एक इलेक्ट्रॉन का हमारा क्या होता है चार्ज, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब रह गई कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन में तो आप एक्सपर्ट है, तो कैलकुलेट आप कर लीजिए। तो यहाँ पे जो हो जाएगा n की जो वैल्यू आएगी सेम वैसे ही होगा जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया था, ये 10⁻⁹ डिनोमिनेटर में है, ये न्यूमरेटर में जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा 10⁻⁹, ठीक है। एक्सपोनेंट का साइन चेंज हो जाएगा जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर पे आया, और अपॉन में अब सिर्फ क्या वैल्यू रह गई 1.6, ठीक है। अब हमने क्या करना है यहाँ पे, तो हमने वही जो 10⁻⁹ है उसमें 10 कितनी बार इन्वॉल्व है 19 बार, तो हमने एक 10 जो है वो अलग लिख देना है और बाकी 10⁻18 को एक साथ लिख देना है। तो अब ये 10 इंटू में कितना आ जाएगा, 10 की पावर कितनी आ जाएगी 18, ठीक है, 10⁻18, और अपॉन में जो इसके वैल्यू है वो कितनी है 1.6, ठीक है। तो अपॉन में जो वैल्यू है वो हमने कितनी लिख देनी है 1.6, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब लिख देंगे अपॉन में 1.6, ठीक है। तो ये हमने अपॉन में 1.6 लिख दिया। अब डेसिमल हटाएंगे, तो डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, एक जीरो आ जाएगा और एक जीरो आ जाएगा, तो ये हो जाएगा करीब 100, ठीक है। ये अब हमारा कितना हो जाएगा, तो 100/16, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ, आपने वैसे कैलकुलेट कर लिया होगा, और उस हिसाब से हमने यहाँ पे जो है n इक्वल टू में कितना होगा हमारा, तो 100/16, ठीक है, और 10 की पावर जो 18 है वो एज इट इज़ आएगी, तो 100 और इंटू में जो है 10 की पावर क्या थी 18, वो एज इट इज़ आ गई हमारी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और अपॉन में अब कितना हो गया 16, तो अपॉन में जो है अब आपके क्या होगा 16 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम अपॉन में कितना लिख देते हैं 16। अब आप 100 को आप 16 से डिवाइड कर लीजिए, पहले आप 2 से करेंगे, ठीक है, या आप 4 से भी कर सकते हैं, जैसे आपको सही लगे। तो 4 से करोगे तो ऊपर 25 बचेगा, क्योंकि 25 4 जा 100, और नीचे 4 से करोगे तो 4 बचेगा। अब 25/4, तो 25/4 मतलब 6.25, 25 का 4 हिस्सा कर दीजिए, आपको 6.25 मिल जाएगा, ठीक है। तो 25 का हो गया, और ये हमारा जो आंसर आ गया कितना आ गया 6.25, और इनटू में जो है वो 10 की पावर 18 एज इट इज़ आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने आपको ये जो एग्जांपल है वो 2 तरीके से समझा दिया है, और ये क्वेश्चन मैं फिर कह रहा हूँ थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। तो 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। समझ नहीं आया तो एक बार आप फिर देख लीजिएगा इसे। अब आपके लिए क्वेश्चन है, तो आपको अब ये सेकंड क्वेश्चन जो दिख रहा है इसको अभी आपने सॉल्व करना है और फिर बताना है कि आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। तो ये रहा, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3.2 कूलम ऑफ चार्ज। तो मैं आपके लिए यहाँ पे गिवन लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इतना मैं कर सकता हूँ कि मैं आपके लिए गिवन लिख देता हूँ। तो हमें यहाँ पे कह रहा है क्या करना है, तो हमें यहाँ पे कह रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना है, कितने चार्ज में, तो 3.2 कूलम चार्ज में। तो टोटल चार्ज हमारा जो है वो 3.2 कूलम है, और इतना हमें टोटल चार्ज है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है वो कितना होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो हमारा जो है वो कितना है, तो कितना होता है 1.6 इंटू में 1.6 इंटू में 10⁻⁹ कूलम। तो ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम यहाँ पे जो है, ठीक है, क्या करेंगे n इक्वल टू में क्वेश्चन मार्क डालेंगे और आप फॉर्मूला लगाइए और कैलकुलेट कर दीजिए, ठीक है। अब जो है यहाँ पे एक तीसरा क्वेश्चन भी है, ठीक
ठीक है। इसका मैं गिवन नहीं लिख रहा, ये मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ और आप फिर इसे सॉल्व करिए और फिर बताइए कि आपने क्या आंसर निकाला। ठीक है, तो ये आप इधर देख लीजिए, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 3.2 कूलम ऑफ चार्ज। और इसके बाद जो है यहाँ पे ये आपके लिए एक और क्वेश्चन है कि फाइंड द टोटल चार्ज कंस्टिट्यूटेड बाय 100 इलेक्ट्रॉन। तो मैंने थोड़ा अलग दिया है इस केस में, इस थर्ड वाले क्वेश्चन में। अब मैंने आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं, निकालना क्या है, टोटल चार्ज। तो यहाँ पे अब हमें एन नहीं निकालना, कोई रटने वाला बच्चा ना बैठा हो कि जो है सोचे कि अब हर केस में एन ही निकालना है। यहाँ पे तो हमें जो है एन गिवन है और ई भी हमें पता होता है, तो हमें यहाँ इस केस में क्या फाइंड आउट करना है, कैपिटल क्यू, टोटल चार्ज। तो उस तरीके से आप इसे फिर सॉल्व करिए और फिर देखते हैं कि आपने आंसर सही फाइंड आउट किया है कि गलत फाइंड आउट किया है।